एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम करने वाले हैं DSSB PGT बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन पेपर। उसमें हम 100 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे और इससे अगली वीडियो में हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज़ अ टॉक्सिन। इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक टॉक्सिन है। 4 ऑप्शंस है, कैरोटीनॉइड्स, करक्यूमिन, मॉर्फिन या रिक्सिन। तो इसका आंसर है रिक्सिन, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ द फर्स्ट विसरल आर्क। इनमें से कौन सी फर्स्ट विसरल आर्क है। मैंडिबुलर आर्क, हायोइड आर्क, ब्रैंकियल आर्क या फिर ऑर्टिक आर्क। तो इसका आंसर है मैंडिबुलर आर्क, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द आंसर। आगे बढ़ते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट लो स्टेबिलिटी एंड हाई रेसिलियंस। इनमें से किस केस में स्टेबिलिटी लो है और हाई रेसिलियंस है। स्टेबिलिटी लो होने का मतलब है, इकोसिस्टम के बारे में यहाँ पे बात चल रही है, तो एक ऐसा इकोसिस्टम जो जल्दी से डैमेज हो सकता है, इजीली डैमेज हो सकता है, वो लो स्टेबिलिटी शो करेगा। हाई रेसिलेंस का मतलब ये है कि अगर डैमेजिंग इफेक्ट जो है वो बंद हो जाता है तो वो दोबारा से जो इकोसिस्टम है रिप्लेनिश हो जाएगा, दोबारा से वो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि इकोसिस्टम विच कैन बी ईजिली डैमेज्ड एंड कैन नॉट रिकवर इवन आफ्टर द डैमेजिंग इफेक्ट स्टॉप। यानी कि एक ऐसा इकोसिस्टम जो ईजिली डैमेज हो जाता है, ये तो बात सही है, पर वो रिकवर नहीं कर सकता चाहे डैमेजिंग इफेक्ट स्टॉप हो जाए। तो क्या ये ऑप्शन होगा? नहीं होगा। एक है एन इकोसिस्टम विच कैन नॉट बी डैमेज्ड एट ऑल, तो ये भी नहीं हो सकता। एन इकोसिस्टम विच कैन नॉट बी ईजिली डैमेज्ड बट कैन रिकवर वट एवर डैमेज कॉस्ट आफ्टर सम टाइम इफ डैमेजिंग इफेक्ट स्टॉप। इसमें कहा गया है कि ईजिली डैमेज नहीं हो सकता और रिकवर हो जाता है। ठीक है, अगर डैमेजिंग इफेक्ट स्टॉप हो जाए, तो ये भी नहीं है। हमें क्या चाहिए कि ईजिली डैमेज हो जाए और जल्दी से रिकवर भी हो जाए, एक ऐसा इकोसिस्टम है ना। तो लो स्टेबिलिटी हाई रेसिलेंस को रिप्रेजेंट करता है डी ऑप्शन, जो क्या है, एन इकोसिस्टम विच कैन बी ईजिली डैमेज्ड बट कैन रिकवर आफ्टर सम टाइम इफ डैमेजिंग इफेक्ट स्टॉप्स। इसको हम समझ सकते हैं जैसे कि ग्रासलैंड होता है। ग्रासलैंड ईजिली डैमेज हो सकता है पर रिकवर भी उतनी ही जल्दी हो जाता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या होगा? डी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। अ प्रोटोजोन प्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिजन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटोजोन इन इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 8th जनरेशन। 8वीं जनरेशन के बाद कितनी होगी इनकी जो पॉपुलेशन है अगर ये बाइनरी फिजन शो करते हैं तो देखिए, हमें पता है बाइनरी फिजन में एक सेल से 2 सेल बनते हैं। आंसर होगा वो होगा 256। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 105, हाउ मैनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन क्रोकोडाइल हार्ट। क्रोकोडाइल हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। हमें पता है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ रेप्टाइल, क्रोकोडाइल हैव 4 हार्ट, क्रोकोडाइल हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, तो भले ही रेप्टाइल है वो, पर एक एक्सेप्शन है वो रेप्टाइल्स में भी कि उसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। द इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड आर लिंक्ड बाय अ डैश टू फॉर्म अ पॉलीसेकेराइड। इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड कैसे जुड़ते हैं जब उनको एक पॉलीसेकेराइड बनाना होता है, तो हमें पता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से वो जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कॉमनली सीन इन। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है। एसिडिया, इकोलाई, फ्रॉग, स्नेक। तो फॉर श्योर इकोलाई में तो है नहीं है, ये तो क्या है, माइक्रोब है। फ्रॉग में भी नहीं है, स्नेक में भी नहीं है, तो क्या बचता है, एसिडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। एक सोसाइटी पैटर्न जो होता है एज ऑफ पॉपुलेशन का, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है द काइंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब कि जो पैटर्न ऑफ एज होता है किसी भी पॉपुलेशन का, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। क्यों ऐसा? 4 ऑप्शन है। डिफरेंट एज ग्रुप हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, यंगर फीमेल्स हैव मोर ऑफस्प्रिंग्स देन डू ओल्डर फीमेल्स, द हैबिट्स ऑफ द न्यूअर सोसाइटी लीड्स टू लेस रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, या मोर द पीपल आर एजुकेटेड लेस डू दे वांट टू रिप्रोड्यूस। तो इनमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जिसमें कहा गया है कि डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों की डिफरेंट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी होती है, इसी वजह से एज पैटर्न की वजह से ही काइंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ डिफर करती है। नेक्स्ट है
विच प्रोसेस इज़ यूज टू रिमूव यूरिया फ्रॉम ब्लड, कौन सी प्रोसेस को इस्तेमाल करके ब्लड से यूरिया को बाहर निकाला जाता है? एक्सक्रीशन, डाइजेशन, स्वेटिंग, होमोडायलिसिस। देखिए, एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नेचुरली हमारी बॉडी में वो होती है और उसमें जो यूरिया होता है वो बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। और होमोडायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो आर्टिफिशियल है, जिसको इस्तेमाल किया जाता है यूरिया को ब्लड में से निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया है, विच प्रोसेस इज़ यूज्ड टू रिमूव, यानी कि हम इस्तेमाल करते हैं यूरिया को ब्लड से निकालने के लिए। तो जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल होगी, तो इसलिए इसका आंसर होमोडायलिसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, नेफ्रॉन किसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है? ब्रेन, लंग्स, किडनी या लाइफ? तो हमें पता है नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें से कौन सा है? नेफ्रीडिया, मालपीजियन टिब्यूल, फ्लेम सेल्स और किडनी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कॉकरोच बिलोंग करता है ऑर्थोपोडा से, और ऑर्थोपोडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है मालपीजियन टिब्यूल, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ 112, अ ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट विदाउट एनी एमनियन आर कॉल्ड एनएमनियोटा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। जिन वर्टिब्रेट्स के पास एमनियन नहीं होता है उनको एनएमनियोटा कहते हैं। इनमें से कौन ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एनएमनियोटा हैं? चार ऑप्शन है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, फिशेज एंड एम्फीबियंस या फिर फिशेज। तो इसका आंसर है फिशेज एंड एम्फीबियंस। फिशेज एंड एम्फीबियंस में एमनियोटा नहीं होता, फिशेज एंड एम्फीबियंस। नेक्स्ट है, वेस्टर्न घाट आर नोन एज, वेस्टर्न घाट को क्या कहा जाता है? बेस्ट रिजर्व नेशनल पार्क इन इंडिया? नहीं। बेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन इंडिया? नहीं। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडिया या हॉटस्पॉट ऑफ रिजर्व सेंचुरी इन इंडिया? तो हमें पता है इसका आंसर है सी, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। वेस्टर्न घाट को हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड इन जॉन्डिस, जॉन्डिस में कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? इनमें से लंग्स, हार्ट, ब्रेन या फिर लिवर? तो इसका आंसर है, हमें पता है लिवर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, विच वेल्व इज प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ राइट आर्टरी एंड वेंट्रिकल इन ह्यूमन हार्ट? ठीक है, कौन सी वेल्व होती है जो कि जंक्शन पर प्रेजेंट होते हैं राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के? तो हमें पता है ट्राइकस्पिड वेल्व, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द आंसर, ट्राइकस्पिड वेल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो फ्रंटल पार्ट होता है स्कल का वो कितनी बोन से मिलकर बना होता है? हमें पता है फ्रंटल पार्ट का मतलब फेस के बारे में बात हो रही है, तो हमें पता है हमारी बॉडी में या हमारे स्केलेटन में 14 फेशियल बोन्स होती हैं, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 14। हेनलीज लूप प्रेजेंट इन दी डैश ऑफ ह्यूमन, हेनलीज लूप कहाँ पाया जाता है इंसानों में? लंग्स में, किडनी में, ब्लड में, नेफ्रीडिया में? तो हमें पता है हेनली लूप किडनी में पाया जाता है, ठीक है, नेफ्रॉन का एक हिस्सा है। नेक्स्ट बात करते हैं, रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो होते हैं वो इनमें से कौन सी बुक में आते हैं? ठीक है, रेयर एंड एंडेंजर्ड, ब्लू डेटा बुक, रेड डेटा बुक, ब्लैक डेटा बुक या ग्रीन डेटा बुक? तो हमें पता है रेड डेटा बुक इज़ दी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिटोरल जोन, इनमें से कौन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है लिटोरल जोन को? पहला है द जोन एट द एज ऑफ अ लेक और ओशियन विच इज़ ऑल्टरनेटिवली एक्सपोज टू एयर एंड इमर्स्ड इन वाटर, यानी एज पर जो लेक के प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं ओशन के एज पर जो ऑल्टरनेटिवली एयर या से एक्सपोज होता है और वाटर में इमर्स्ड होता है। दूसरा है जोन एट द मिडल ऑफ लेक एंड ओशियन, ठीक है, और तीसरा है जोन एट बोथ द एंड्स ऑफ द लेक। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, द जोन एट द एज ऑफ अ लेक और ओशन विच इज़ ऑल्टरनेटिवली एक्सपोज टू एयर एंड इमर्स्ड इन वाटर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज डेवलप्ड एज, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को कैसे डेवलप किया गया था? एज अ फर्स्ट नेशनल पार्क, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फर्स्ट प्रोटेक्टेड बर्ड रिजर्व या फर्स्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज़? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को
फर्स्ट नेशनल पार्क की तरह डेवलप किया गया था, मतलब इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है ये। पहले इसको हेले नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, तो इसलिए फर्स्ट नेशनल पार्क ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने 120 क्वेश्चन तक जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।